उस जंगल में रहने वाला कालू नाम का कौवा जंगल के पक्षियों के लिए घर बनाता था और उन घरों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता था। उसी जंगल में रहने वाली रानू नाम की चिड़िया अपने कटहल के पेड़ से कटहल निकालकर घर बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। रानू चिड़िया अपने कटहल के पेड़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, इसीलिए वो कटहल का पेड़ रानू चिड़िया को बहुत सारे कटहल दिया करता था। धीरे धीरे उस जंगल के सारे पक्षी रानू चिड़िया से ही कटहल का घर खरीदते थे। अरे रानू बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे कटहल के घर बहुत मजबूत है। हम लोग भी खरीदने के लिए आए हैं। हाँ दोस्तों, मेरे कटहल के घर बहुत मजबूत है और इस गर्मी के मौसम में अंदर से बहुत ठंडा भी रहता है। अरे रानू बहन, क्या तुम्हारा कटहल का घर हमें बाहर से ही दिखाओगी, अंदर से नहीं दिखाओगी क्या? क्यों नहीं कबूतर भैया, चलो अंदर चलते हैं। इस तरह रानू चिड़िया उन लोगों को अपने कटहल के घर के अंदर ले जाती है। वो कटहल का घर अंदर से बहुत सुंदर था। अरे वाह रानू बहन, यह घर तो अंदर से बहुत सुंदर है और तो और बहुत ठंडा भी है। हाँ रानू बहन, हमें तो ये घर बहुत पसंद आया। हम लोग तो यही घर खरीदेंगे। इस तरह वो लोग रानू से कटहल का घर खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे से कोई भी पक्षी घर नहीं खरीद रहा था। जंगल के सारे पक्षी कटहल का घर ही खरीद रहे हैं। मुझसे तो कोई भी घर खरीदने नहीं आ रहा। मैं इस रानू चिड़िया को तो छोड़ूंगा नहीं। इसके वजह से मेरा धंधा बंद हो गया है। मैं भी इसका धंधा चौपट करके ही रहूंगा। ये कटहल निकाल कर उससे घर बनाती है ना, मुझे इस कटहल के पेड़ को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना रहेगा कटहल का पेड़, ना बनेंगे कटहल के घर। कालू कौवा घर जाता है। घर जाकर गोरी को सारी बात बताने लगता है। तब गोरी उससे कहती है, अरे कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। आप सीधा बुलबुल के पास जाकर उससे पेड़ों को मारने वाली दवाई खरीद कर लेकर आना और रात होते ही जाकर उस दवाई को सीधा रानू के पेड़ पर लगा देना। अरे वाह गोरी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूंगा। अभी बुलबुल के पास जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पर कबूतर पहले से ही मौजूद था। ये डॉक्टर साहिबा, मुझे ऐसी इंजेक्शन देना, मेरे फसल को लगाते ही मुझे ढेर सारे सब्जियां मिले। हाँ कबूतर, मैं अभी तुमको ऐसा इंजेक्शन बनाकर दूंगी। उस इंजेक्शन को फसल में लगाते ही ढेर सारे सब्जियां उगने लगेगी। डॉक्टर जी, मुझे भी ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिस इंजेक्शन से सारे के सारे फल खत्म हो जाए। अरे कालू कौवे, तुम्हें ऐसा इंजेक्शन क्यों चाहिए जिससे तुम फसल खराब करना चाहते हो? अरे वो तो दरअसल मेरे फसल में काफी सारे कीड़े लग गए हैं, इसलिए मैं फसल को इंजेक्शन से खराब करना चाहता हूँ ताकि नया फसल उगे। अच्छा, तो फिर तुम दोनों रुकना, मैं अभी तुम दोनों के लिए इंजेक्शन बनाकर देती हूँ। फिर बुलबुल बड़ी डॉक्टर उन दोनों को इंजेक्शन बनाकर दे देती है। फिर वो दोनों इंजेक्शन ले जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन दोनों की टक्कर एक दूसरे से हो जाती है। उन दोनों के इंजेक्शन नीचे गिर जाते हैं। अरे मोटे आंखों वाले कबूतर, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तूने पीछे से आकर मुझको मार दिया। मुझे माफ करना कालू, मैं थोड़ा सा जल्दी में था। चलो हम दोनों वापस फिर से बुलबुल के पास जाते हैं, नए इंजेक्शन लेंगे। ये तो 2 मिल गए हैं ना, कौन सा मेरा है कौन सा तुम्हारा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। अरे मोटे आंखों वाले कबूतर, मुझे पता है मेरा कौन सा है, तू जाना बुलबुल के पास। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कालू कौवा अपना इंजेक्शन लेकर वहाँ से चला जाता है, पर कालू कौवे को पता नहीं था कि वो तो कबूतर का इंजेक्शन उठाकर ले आया है। रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा रानू चिड़िया के कटहल के पेड़ के पास आ जाता है। फिर कालू कौवा चुपके से उस इंजेक्शन को पेड़ को लगा देता है। चलो मेरा काम तो हो गया, अब यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर रानू देखेगी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सुबह भी हो जाती है। रानू चिड़िया सुबह उठकर देखती है तो उसके पेड़ पर कटहल बहुत बड़े हो चुके थे। अरे वाह, मेरे पेड़ पे तो और भी बड़े कटहल हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। इससे मैं और भी ज्यादा सुंदर सुंदर घर बना सकती हूँ। अब रानू चिड़िया का धंधा पहले से भी और ज्यादा अच्छे से चलने लगता है। कल मैंने कालू कौवा से टकराकर इंजेक्शन को नीचे गिरा दिया। अगर ये इंजेक्शन कालू वाला इंजेक्शन निकला तो नहीं भाई नहीं, एक काम करता हूँ, डॉक्टर के पास जाकर मैं दूसरा इंजेक्शन ले आता हूँ। ये सोचकर कबूतर उस इंजेक्शन को अपने पेड़ को नहीं लगाता। वहाँ कालू कौवा ये सब देखकर और भी ज्यादा पछता रहा था। मैं कुछ भी रानू के साथ बुरा करने जाऊं तो उल्टा इसके साथ और भी अच्छा क्यों होता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया ढेर सारे कटहल के घर बेचकर अपनी बेटी के साथ कटहल के घर में आराम से रहने लगती है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी।
उसके आस पड़ोस में किसी पक्षी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने का सोचता तो कौवी उसे वहां से भगा देती थी। मोटी चोंच वाले, यहाँ पर तिनके इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। भाग यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी जो तिनके तोते ने जमा किए थे वे सब नीचे फेंक देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए उसके आने से पहले ही चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही कौवी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसे वहां से भगा देगी। इसी कारण वो झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाइए। आज की रात मुझे यहाँ गुजार लेने दीजिए। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गौरी कौवी वहां से चली जाती है और अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, हम दोनों को अकेला देखकर कोई चील हमें खा जाएगा। ये सुनकर कौवी डर जाती है और चुप हो जाती है। सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए दूर जाना था, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मगर मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, मगर आप कहती हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। मेरे बच्चे डर रहे हैं। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। चिड़िया कौवी के घोंसले में बैठकर दोनों बच्चों की रक्षा कर रही थी। कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील घूम रहा था। बच्चों बच्चों, चुप जाओ। दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है। खतरा है, खतरा। ये सुनकर दोनों बच्चे डर के मारे चिड़िया के पंखों में छुप जाते हैं। अरे ये क्या? इस जंगल में तो कोई भी छोटा पक्षी नजर नहीं आ रहा है। दूसरा जंगल जाता हूँ। फिर वो चील वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भोजन लेकर वापस आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर वो चिड़िया से पूछती है। चिड़िया, मेरे बच्चे इतने डरे हुए क्यों हैं? कौवी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया। मम्मा मम्मा, वो चील बहुत बड़ा था। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत खुश होती है, क्योंकि आज चिड़िया ने उसके बच्चों को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरे दिन जब चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसे एक बड़ा मकई का खेत नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे मकई हैं। हम इन मकई से एक बड़ा सा घर भी बना सकते हैं। अभी मैं ये बात गोरी को बताती हूँ। फिर चिड़िया एक मकई लेकर वापस अपने घोंसले पर आ जाती है। वो एक मकई कौवे के बच्चों को खाने के लिए दे देती है। गोरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में भुट्टों की खेती देखी थी। वहाँ पर तो कितने सारे भुट्टे थे। क्यों ना हम उन भुट्टों से एक भुट्टों का घर बना लें। बारिश हो या चील, हम उस भुट्टे के घर में आराम से रह सकते हैं। मगर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता। मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गोरी बहन, आप मुझे भुट्टे लाकर देती रहना। मैं उन भुट्टों से एक बड़ा सा भुट्टे का घर बना लूँगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी भुट्टे लाकर चिड़िया को देती है। चिड़िया भुट्टों से एक बड़ा सा घर बना लेती है। चिड़िया, सच में आप बहुत अच्छी हो। आपके आने से हमारी खुशियाँ और भी बढ़ गई हैं। इस तरह वो सब खुशी खुशी भुट्टों के घर में रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। ऐसे ही एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, देखे ना टुन्नू जी, एक ही बेटी है हमारी, लेकिन हम उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे।
मेरी बेटी को मैं अच्छा कब पिनाऊंगी और अच्छा कब खिलाऊंगी, ये मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। रानू, मैंने तो सोचा था कि इस बार अगर फसल अच्छी हुई तो मेरे बेटी के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है। टुन्नू जी, आप ऐसा करें, साहूकार कौवे से कुछ पैसे उधार ले लें और उन्हीं पैसों से अच्छा फसल लगाए। हो सकता है हमें उसी फसल से मुनाफा हो जाए। रानू, मैंने भी यही सोचा है। टुन्नू चिड़ा साहूकार कौवे के पास जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे। मगर तू जानता है ना मेरा ब्याज कितना होता है? अगर 2 महीनों बाद मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो पैसों के ऊपर दुगना ब्याज लगेगा। साहिब, आप मुझे पैसे दे दे, मैं 2 महीनों बाद पैसे लौटा दूंगा। फिर टुन्नू चिड़ा साहूकार कौवे से पैसे ले लेता है। वो मंडी से जामुन के बीज लेता है और अपने पत्नी रानू के साथ खेत पर जाकर बीज को बो देता है। टुन्नू जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, देखना हम दोनों मिलकर जामुन की फसल पर अच्छे से मेहनत करेंगे और उस कौवे के पैसे लौटा देंगे। मगर रानू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर फसल अच्छी ना हुई तो क्या करेंगे हम? फिर वो दोनों बहुत ही मेहनत से दिन रात काम करते हैं। मम्मा पापा, आप दोनों बहुत ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा आराम लिया करें वरना आप दोनों बीमार पड़ जाओगे। गुड़िया बेटी, सारा दिन काम करके जब हम दोनों आपको आकर देखते हैं तो हमारी थकान कम हो जाती है। उन दोनों की फसल बहुत अच्छे से होती है। थोड़े दिनों बाद छोटे छोटे और मीठे जामुन लग जाते हैं, जिसे देखकर पापा चिड़ा बहुत खुश होता है। कालू जी, देखा है आपने कुछ? उस चिड़िया की जामुन की फसल पिछली बार से भी इस बार ज्यादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दोनों हमारे पैसे समय पर लौटा देंगे। अगर ऐसे ही होगा तो हम ब्याज कैसे लेंगे? तुम चिंता ना करो गौरी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर कालू कौवा चिड़िया के जामुन के खेत पर जाता है और खेत पर जहरीली स्प्रे का छिड़काव कर देता है और अपने घर चला जाता है। पापा चिड़ा अगले सुबह अपने खेत पर जाता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जामुन की फसल बर्बाद हो गई। मैं साहूकार कौवे के पैसे कैसे लौट आऊंगा? टुन्नू चिड़ा रोता हुआ घर वापस जाता है। रानू बर्बाद हो गई है, हमारी सारी ही फसल बर्बाद हो गई है। अब हम कौवों के पैसे कैसे लौटाए? टुन्नू जी, आप शांत हो जाए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमको कुछ नया उपाय सोचना पड़ेगा। मम्मा पापा, अगर हम आलू की फसल लगा लें तो कौवों के पैसे देने से पहले ही आलू की फसल तैयार हो जाएगी। शाबाश गुड़िया बेटी, अब हम ऐसा ही करेंगे। मगर आलू का बीज लेने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पापा, मेरा गुल्लक कब काम आएगा? फिर गुड़िया अपने गुल्लक से पैसे निकालकर अपने पापा को देती है और पापा चिड़ा मंडी जाता है। मंडी में आलू के बीज सस्ते ही थे। फिर पापा चिड़ा आलू के बीज खरीद कर ले आता है। वो पति पत्नी फिर से काम शुरू करते हैं और अपने खेत में आलू बो देते हैं। साहूकार पति पत्नी कौवे यही सोच रहे थे कि वो कोई जड़ी बूटी है, लेकिन चिड़िया के आलू जमीन के नीचे से फैलते गए। गुड़िया के पापा इस बार हमारी आलू की फसल सारा नुकसान पूरा कर देगी। हमारी आलू की फसल किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे आलू तो जमीन के अंदर ही मोटे हो रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद माँ और पापा चिड़ा आलू की फसल काट लेते हैं और आलू की बोरियां बैलगाड़ी पर रखकर मंडी में ले जाते हैं। चाचा कबूतर चिड़िया से सारे आलू खरीद लेता है। चिड़िया बहन, अगर ऐसे ही आलू है तो मुझे और देना, मैं तुम्हें इन आलू को मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हूँ। फिर शाम को पापा चिड़ा साहूकार कौवे के घर जाता है। साहूकार कौवे जी, ये लीजिए आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और ये 1 बोरी आलू मेरी तरफ से आपको। कालू जी, इसका मतलब चिड़िया के खेत में कोई जड़ी बूटियों का फसल नहीं था, वो तो आलू थे। ऐसी ही चिड़िया और उसका पति अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे चीज खरीदते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। घर में पड़े हुए आलूओं से रानो चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के लिए आलू फ्राइज बनाती है। माँ, आप आलू फ्राइज बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हाँ छुटकी बेटा, जंगल के पक्षियों को भी आलू फ्राइज बहुत पसंद है। काश मेरे पास ढेर सारे आलू होते तो मैं इस जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लेती। माँ, मैं यही कहने वाली थी, फिर तो हम दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। छुटकी बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम ये व्यापार नहीं कर सकते। खिड़की के पास बैठा हुआ
कालू कौवा रानू और छुटकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है चिड़िया को मेरे जाल में फंसाने का। दूसरे दिन कालू कौवा ढेर सारे आलूओं के बोरी एक बैलगाड़ी में रखकर चिड़िया के घर के पास रख देता है और वहां से चला जाता है। अरे ये क्या, ये किसकी बैलगाड़ी है? ये किसने यहाँ छोड़ दिया? माँ, शायद कोई पक्षी भूल गया होगा। थोड़े समय बाद वो वापस आकर अपना बैलगाड़ी ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी का मालिक बूढ़ा कौवा वहाँ आता है। बूढ़े कौवे, तुमने मेरे घर के सामने बैलगाड़ी क्यों रखा? ये आलू के बोरियां मेरे मालिक कालू के हैं। वो आज बहुत ज्यादा उदास है, इसलिए उन्होंने कहा आलूओं को नदी में फेंक देना। क्या अब तुम इतने सारे आलूओं को नदी में फेंक दोगे? हाँ, अब मालिक ने कहा है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बूढ़े इन आलूओं को मुझे दे दो, मैं जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लूंगी। हाँ, ये ठीक है, तुम ऐसा ही करना। फिर बुरा कौवा सारे आलू के बोरियों को रानू को दे देता है और बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कह रही थी कि वो उन आलूओं से जंगल में आलू फ्राइज बनाकर बेचेगी। अरे वाह, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जब चिड़िया अच्छे से कमाने लगेगी, मैं चिड़िया के पास जाकर उसका ठेला ले लूंगा। दूसरी तरफ चिड़िया ढेर सारे आलूओं को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। माँ, इन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ छुटकी बेटा, मगर 3-4 महीने बाद ये आलू खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आधे आलू से खेती करूँगी और बाकी आलू से आलू फ्राइज बनाकर बेचूंगी। फिर उस दिन माँ बेटी आधे आलू को अपने ज़मीन में बो देते हैं और अच्छे से रोज़ पानी देने लगते हैं। फिर रात होते ही रानू चिड़िया सुबह आलू फ्राइज बनाने के लिए आलू को काट रही थी। सुबह होते ही चिड़िया उन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर अपने ठेले पर रखकर बेचने लगती है। हरियाली, तुम कहती हो ना, मैं तुम्हें कुछ खिलाता नहीं। चलो, मैं आज तुम्हें आलू फ्राइज खिलाऊंगा। लूसी, चलो मेरे साथ आज रानू के बनाए हुए गरम गरम आलू फ्राइज खाते हैं। उस दिन रानू के ठेले पर बहुत सारे पक्षी आकर आलू फ्राइज खा रहे थे और काफी मजे ले रहे थे। शाम तक चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो उस दिन बहुत खुश थी। छुटकी बेटी, हमारा धंधा चल पड़ा। पहले ही दिन देखो कितने सारे पैसे आए। हाँ मम्मा, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आप आलू फ्राइज बहुत ज्यादा मजे के बनाती हो। ऐसे ही 3-4 महीने बीत जाते हैं। चिड़िया का ठेला अच्छे से चलने लगा था। चिड़िया ने तो अब अच्छा वाला ठेला ले भी लिया था। चलो, अब समय आ गया है चिड़िया के ठेले पर कब्जा करने का। मेहनत चिड़िया करेगी और ठेला चलाऊंगा मैं। ये सोचकर कालू खुशी खुशी से रानू के पास जाता है। बताओ कौवे भैया, कितनी की फ्राइज बनाओ? 10 की, 20 की, 50 की या फिर 100 की? अरे वाह चिड़िया, तुम तो मेरे दुकान की फ्राइज मुझे ही बेच रही हूँ। अरे कालू, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये ठेला मेरी मम्मा का है। मुझे सब पता है, मगर ये ठेला मेरे आलूओं से ही चल रहा है। वो सब मेरे आलू थे। मगर कालू भैया, आपके आलूओं को बुरा कौवा नदी में फेंकने जा रहा था। मुझे पता था मूर्ख चिड़िया, तुम मेरे आलूओं से ही फ्राइज बनाओगी और सारे आलू खत्म कर दोगी। अब तुम मुझे मेरे आलू वापस नहीं कर पाओगी, इसलिए ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप मेरी मम्मा को ही धोखा दे रहे थे। धोखेबाज अंकल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब तुम दोनों मेरे ठेले से ऐसे ही जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो। छुटकी बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया तुरंत अपने घर जाती है और अपने खेत से निकाले हुए आलू बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ ले आती है। दुष्ट कौवे लो, अपने सारे आलूओं को ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने सारे आलूओं को तू कहाँ से लाई है छोटी चिड़िया? तुम क्या समझते हो कालू? क्या तुम ही बुद्धिमान हो? ये सब आलू मैं अपने खेत में उगा रही थी। चलो अपने आलूओं को लो और निकलो। यहाँ से दोबारा मेरे ठेले पर कभी मत आना। ये सब देखकर कालू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। अपने सारे आलूओं को लेकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। देखा छुटकी बेटा, अगर मैंने उस दिन दिमाग से काम नहीं लिया होता तो आज हमारा ठेला वो कालू कब्जा कर लेता। हाँ मम्मा, जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होता। टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम किया करता था। उसे कुछ दिन काम मिलता और कुछ दिन नहीं मिलता था। ऐसे में दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला था। राणो, मुझे जल्दी से कुछ दाना बांध के दे दो, शायद आज कुछ काम मिल जाए। दिवाली का त्योहार करीब है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने दुकानें साफ सफाई करवा रहे हैं। शायद मुझे उधर ही कुछ काम मिल जाए। टुन्नू जी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। बाजार जाकर मैं कुछ मिठाई ले आऊंगी।
बच्चों को दिवाली के अवसर पर मिठाई भी तो खिलानी है। बेचारे हमारे बच्चे हमारे घर में पैदा होने की वजह से कई दिनों से वो सूखे दाने ही खा रहे हैं। रानो, मैं कहाँ से दूं? पैसे कई दिनों से कुछ काम नहीं मिला। आज शायद कुछ काम ढूंढ लूंगा। फिर वो टुन्नू चिड़ा बाजार जाकर सभी पक्षियों से काम मांगने लगता है। कबूतर दोस्त, आपकी दुकान में मुझे कुछ काम में मिल सकता है? आपकी दुकान मैं अच्छे से साफ कर दूंगा। नहीं, मेरे दुकान में तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है। जाओ, यहाँ से किसी और से काम मांग लेना। फिर वो टुन्नू चिड़ा कालू कौवे के पास काम मांगने जाता है। कालू कौवे का बहुत बड़ा पटाखों का ठेला था। कालू, क्या तुम्हारे ठेले पर मेरे लिए कुछ काम है? मैं तुम्हारे ठेले की साफ सफाई अच्छे से कर दूंगा। जो मजदूरी बनेगी वो दे देना। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दिवाली पे पटाखे और मिठाई खरीदनी है। लेकिन अभी तो मेरे ठेले पर तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं है। मैंने तो अपनी ठेले की साफ सफाई भी करवा ली है, पर मेरे घर की सफाई बाकी है। अगर तुम घर की सफाई कर सको तो कल मेरे घर आ जाना। ठीक है, कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा। अगले दिन जब टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था तो वो चक्कर आकर गिर जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद टुन्नू को होश आता है और वो रानो से कहता है, रानो, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिला था। अब मैं बीमार पड़ गया, मेरे बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? टुन्नू जी, आप चिंता मत करिए, आपकी जगह मैं काम करने के लिए कालू के घर चली जाती हूँ। रानो कालू कौवे के पास आकर उसे सारी बातें बता देती हैं। कालू भैया, मैं अपने पति की जगह पर काम करने के लिए आई हूँ। चलो, अच्छी बात है। आप जल्दी से घर की साफ सफाई करने में लग जाओ। गोरी, ये देखो रानो, हमारे घर की साफ सफाई करने आई है। रानो, तुम मेरे घर में काम करने के लिए आई हो? चलो, अच्छा है। शाम तक मुझे पूरा घर साफ दिखना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दूंगी। रानो घर के काम कर रही थी, तभी गोरी आकर उससे कहती है, रानो, तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा है? बहुत देर से मेरा बेटा जग्गू कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं गोरी, शायद वो खेलने के लिए बाहर गया होगा। नहीं रानो, अगर वो सच में बाहर खेलने के लिए गया होगा तो मुझसे पूछ कर ही जाता। फिर गोरी कौवी देखती है कि स्टोर रूम में आग लगी हुई है। अरे, ये क्या, इस कमरे में तो आग लगी हुई है। जग्गू बेटा, कहीं तुम अंदर तो नहीं हो ना? मम्मा, मैं यही अंदर हूँ। मैं तो पटाखे लेने के लिए आया था। इन पटाखों की वजह से अंदर आग लग गई है। मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई है? गोरी बहन, मैं जग्गू को बचाने के लिए अंदर जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। किसी तरह रानो जग्गू कौवे को बचाकर स्टोर रूम से बाहर लाती है। चिड़िया बहन, अगर तुम नहीं होती तो आज क्या होता? तुम्हारे वजह से ही आज मेरा जग्गू जिंदा है। ये लो 5000, ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। इन पैसों से तुम्हारे परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मना लेना। और हाँ, दिवाली के दिन तुम अपने परिवार को लेकर मेरे घर जरूर आना। हम सब मिलकर दिवाली यही मनाएंगे। कुछ दिनों बाद रानो और उसका पति टुन्नू ठीक हो जाते हैं। फिर रानो अपने बच्चे और पति को लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। फिर सभी बच्चे और बड़े हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं। सब मिलकर पटाखे जलाते हैं, मिठाई खाते हैं। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया और कौवा भोजन की खोज में मारे मारे फिर रहे थे, क्योंकि उन दिनों जंगल में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल था। चिड़िया और कौवा थक जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। वे भैया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। शायद आज भी हमें खाली पेट ही घर लौटकर जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि और उड़ सकूं। मैं तो इस नदी से पानी पीकर वापस जा रहा हूँ। चिड़िया और कौवे की बातें पास वाला नारियल का पेड़ सुन रहा था। वो एक जादुई नारियल का पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया और कौवे से कहता है, कौवे और चिड़िया, मैं तुम दोनों को एक एक नारियल देता हूँ, मगर याद रखना, तुम्हें ये नारियल किसी दूसरे भूखे पक्षी को देना होगा। पेड़ जी, मगर हम भी तो भूखे हैं। हम भी भूख से मर रहे हैं। आप हमें नारियल दें ताकि पहले हम अपनी भूख मिटा सके। पहले दूसरों की भूख मिटाओ और फिर बाद में तुम्हें तुम्हारी नेकी का बदला मिलेगा। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ चिड़िया और कौवे को एक एक नारियल दे देता है। चिड़िया और कौवा अपना अपना नारियल लेकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घर के बाहर बीमार बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। कौवे बेटा, मैं बीमार हूँ और भोजन लेने नहीं जा सकती, इसलिए तुम अपना यह नारियल मुझे दे दो। कौवा सोच में पड़ जाता है।
अगर ये नारियल मैंने इसे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मैं कोई बहाना बना देता हूँ। ये सोचकर कौवा बूढ़ी कौवी से कहता है, बूढ़ी माँ जी, मैं मेरे पड़ोस में एक बीमार तोता रहता है। मैं ये नारियल का फल उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। माफ करना, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे कहते हुए कौवा आगे बढ़ जाता है और घने पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर पर मारकर वो नारियल तोड़ता है और खाने लगता है। कौवा वो नारियल खा लेता है। चिड़िया भी अपना नारियल लेकर जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो यह नारियल किसे दे। तभी वही बूढ़ी कौवी चिड़िया से वो नारियल मांग लेती है। चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, तुम ये अपना नारियल मुझे दे दो। माँ जी धन्यवाद मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, क्योंकि मैं ये नारियल किसी गरीब पक्षी को ही देना चाहती थी। चिड़िया बूढ़ी कौवी को वो नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया दोनों फिर से उस जादुई नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। कौवे, क्या तुमने वो नारियल किसी गरीब को दे दिया था? कौवा झूठ बोलता है। हाँ हाँ पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक भूखे तोते को दे दिया था जो उड़ नहीं सकता था। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बूढ़ी कौवी को देकर उसकी भूख मिटाई। वो बूढ़ी थी, उड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम दोनों ने जो जो किया ठीक किया। फिर वो जादुई नारियल का पेड़ दोनों को एक एक नारियल और दे देता है। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। पेड़ जी धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो ये नारियल खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। मैं भी बहुत भूखा हूँ। नहीं, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। आज फिर तुम्हारी परीक्षा है। तुम दोनों जाओ और जंगल में देखो जो पक्षी तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे। तुम दोनों अपना यह फल उसे दे देना। पेड़ की बात मानकर कौवा और चिड़िया फिर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सामने कबूतर बैठा हुआ था, जिसे देखकर कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अगर मैंने इसे देख लिया तो ये फल इसे देना पड़ेगा, मगर मैं ये फल खुद खाऊंगा। कौवा झरने के पास जाकर बैठ जाता है और मजे मजे से वो नारियल का फल खा लेता है। मगर चिड़िया जानती थी कि अगर उसने वो फल खाया तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए चिड़िया वो फल अपने पड़ोसी कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये फल आपके लिए लाई हूँ मैं। मगर चिड़िया, इस मौसम में तुम्हें ये फल कहाँ से मिल गया? कबूतर भैया, ये मेरी एक परीक्षा है। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर से चिड़िया भूखी थी, वो भूखी सो जाती है। अगले दिन जब चिड़िया नारियल के पेड़ के पास जाती है तो वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम ईमानदार और बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। इस नदी के पार जाओ और सामने आने वाले बाग के सारे फल तुम्हारे हैं। तुम जितने चाहो फल खा सकती हो और अपने दोस्तों को भी दे सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और नदी के उस पार चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा भी वहाँ आ जाता है। पेड़ जी, मैंने वो नारियल एक बुलबुल को दे दिया था। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मुझे 2 नारियल के फल देना, ताकि एक मैं खाऊं और एक गरीब को दे सकूं। कौवे, तुम झूठे हो और तुम मेरी परीक्षा में हार गए हो। तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया एक ऐसे बाग में पहुँच जाती है जहाँ हर तरफ फल ही फल थे, और चिड़िया वहाँ ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और मजे मजे से मीठे फल खाती है। कालू कौवा गोरी कौवी से पहले कभी भी नहीं मिला था। रानू चिड़िया और कबूतर मिलकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। गोरी कौवी को सिर्फ खाना खाना बहुत शौक था। वो शादी के रात ही कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अरे गौरी, सुबह ही तो तुमने हमारी शादी में इतना सारा खाना खाया था, फिर भी तुम्हें भूख क्यों लग रही है? मगर कालू जी, वो तो सुबह की बात है, मुझे तो भूख अब लग रही है। मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। अच्छा गौरी, घर में कुछ सूखे दाने पड़े हैं। फिर गोरी कौवी उन सूखे दानों को खा लेती है और कालू से कहती है, इतने कम दानों से क्या होगा? कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे कुछ लाकर दीजिए। मगर गौरी, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मैं कहाँ जाकर तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा? मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस भोजन दीजिए। अच्छा गौरी, ठीक है, तुम रो मत। मैं चिड़िया से कुछ मीठे फल मांग कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाकर उससे भोजन मांगने लगता है। क्या बात है कालू भैया, आप इतनी रात को इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? रानो, अगर तुम्हारे घर में कुछ मीठे फल है तो मुझे दे दो। गौरी को बहुत भूख लग रही है, वो भूख से रोए जा रही है। मेरे पास मीठे फल हैं। कालू भैया, ये लीजिए। कालू कौवा गौरी कौवी को मीठे फल लाकर दे देता है।
वो एक झटके में वो 2 मीठे फल खा जाती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है और लाइए। मगर गौरी, इतना सारा खाना मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा? अब तुम सो जाओ, रात हो गई है, खाने के बारे में सुबह देखते हैं। कालू जी, मुझे भूखा पेट सोया नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे और भोजन चाहिए। कालू जी कुछ करिए। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी के पास जाकर उससे मिठाई मांगकर गोरी कौवी को दे देता है। गोरी कौवी मजे मजे से सारी मिठाई खाने लगती है। कालू जी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब चलिए सो जाइए। ये क्या, मैंने कौन सी भुक्कड़ से शादी की? इससे अच्छा तो मैं जिंदगी में अकेला ही रहता। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत जाते हैं। गोरी कौवी ढेर सारा भोजन खा खाकर मोटी हो जाती है। एक दिन गोरी कौवी अपने पति को फोन लगाती है। उसका पति कालू कौवा अपने ठेले के पास ब्रेड ऑमलेट बेच रहा था। कालू जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप अपने ठेले से मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट भेज दीजिए। थोड़े समय बाद कालू कौवा गोरी के लिए ब्रेड ऑमलेट भेज देता है। वो मजे मजे से ब्रेड ऑमलेट खाने लगती है। वो एक ब्रेड ऑमलेट से उसका पेट नहीं भरता है। वो सीधा अपने पति कालू के ठेले के पास आ जाती है। गोरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू जी, आपने तो सिर्फ मेरे लिए एक ही ब्रेड ऑमलेट भेजा था, एक से मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं आपके ठेले के पास आ गई। कालू कौवा गोरी को एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट दे देता है। वो मजे मजे से खाने लगती है। कालू जी, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, और दीजिए। वो धीरे धीरे करके सारे ब्रेड और ऑमलेट खा जाती हैं। कालू कौवे को जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए अपने ठेले में कुछ भी खाना नहीं बचा था। कालू, मेरे लिए एक प्लेट ब्रेड ऑमलेट देना। कबूतर तुम्हें देने के लिए ये ठेले में कुछ बचा ही नहीं, मैं तुमको क्या दूंगा? मैं अगले दिन से तुम्हारे ठेले पर नहीं आऊंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर कालू कौवे पे गुस्सा हो जाता है। कालू कौवा उदास हो जाता है। उसे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक गोरी कालू कौवे के ठेले के पास आकर सारा भोजन खत्म करने लगी। कालू कौवा गरीब होता जा रहा था। ऐसे ही एक रात अचानक से गौरी के सीने में दर्द होने लगा। आह कालू जी, आह, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए कालू जी, वरना मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से गोरी को हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ बुलबुल डॉक्टर गौरी से कहती है, गोरी बहन, आपको छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? मगर कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है। गोरी बहन, हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता है। आपको खाना पानी कम करना होगा, वरना आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी। गोरी बहन, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और खाना कम खाना पड़ेगा। गोरी कौवी डर जाती है। उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने बहुत खाना खाना कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए अपने पति कालू कौवे के ठेले में काम करने लगी। धीरे धीरे भुक्खड़ बीवी पतली हो जाती है। फिर कालू और गोरी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।